हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो हम लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। री एग्ज़ाम जो हुआ था अभी जून में, ठीक है। तो हम 50 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कर चुके थे। 51 क्वेश्चन से आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं 51st क्वेश्चन क्या है। दोनों लैंग्वेजेस में है, आप देख लेना, ठीक है। तो 51 क्वेश्चन एक स्टेटमेंट है। क्या कहता है ये स्टेटमेंट? विभागीकरण एक विशाल एकात्मक कार्यात्मक संगठन को छोटी एवं लोचशील प्रशासनिक इकाइयों में बांटने की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो देर ना करते हुए बता देती हूँ। अगर किसी को एग्जाम क्वेश्चन आंसर गैस करना है तो वो पॉज कर लेना, ठीक है। द आंसर इज सी, एलन। LALN इनका पूरा नाम है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा विभागीकरण का एक सिद्धांत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डिपार्टमेंटेशन? ठीक है, डिपार्टमेंटेशन और ऑर्गेनाइजिंग कई जगहों पर सेम मीनिंग इसके लिए जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग के जो प्रिंसिपल थे, जो रिवीजन क्लासेस थी उसमें से चार्ट में से हमने पढ़ा था, उसमें थे सारे, ठीक है। तो ये तीनों ही ऑर्गेनाइजिंग के प्रिंसिपल हैं। एक पर्पस होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन करना चाहिए कि भाई जो जिस काम के लिए फिट है वहीं पर उसे भेजा जाए, और इफ़ेक्टिव कंट्रोल हो सके। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट, शक्ति का सामान्यतः भारार्पण किया जाता है। डेलीगेशन इज जनरली फ्रॉम टॉप टू बॉटम। हमने बात की, डेलीगेशन होता क्या है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इसको जनरली कहा जाता है, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब होता है अपने काम को, अपनी अथॉरिटी को किसी दूसरे पर ट्रांसफ़र कर देना। तो ये बेसिकली टॉप लेवल मैनेजमेंट से लोअर लेवल मैनेजमेंट तक जाता है। तो ऊपर से नीचे की तरफ होता है डेलीगेशन। तो द आंसर विल बी ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। भारार्पण किसी उच्च सत्ता द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने का कार्य है। देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में अपने आप मिल गया। क्या? भारार्पण किसी उच्च सत्ता द्वारा अधिकार प्रदान किए जाने की कला है। अथॉरिटी बाय सम, डेलीगेशन इज द एक्ट ऑफ कन्फरिंग अथॉरिटी बाय सम सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। तो द आंसर इज मूने ने दिया है ये स्टेटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यायोजन किया जाता है। डेलीगेशन इज ऑफ, अभी अभी बात करी थी, अधिकार का, अथॉरिटी का, ठीक है। नेक्स्ट 56 ऊपर वाले पेज पे है। ओके, भारार्पण किया जा सकता है वर्बली या रिटन, दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप बोल के भी उनको बोल सकते हो और रिटन भी बता सकते हो कि आपने ये काम करना है, ठीक है। भारार्पण सदैव औपचारिक होता है, इज़ ऑलवेज फॉर्मल। तो दिस इज़ रॉन्ग। क्यों? क्योंकि डेलीगेशन जब फॉर्मली किया जाता है तो उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जब हम एक प्रॉपर तरीके से फॉर्मली डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करते हैं तो वो डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाता है। लेकिन जो डेलीगेशन जब तक वो रहेगा तब तक वो इनफॉर्मल टाइप से ही रहता है। इसलिए डेलीगेशन औपचारिक नहीं, अनौपचारिक होता तो यहाँ पे सत्य हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीकरण उपयुक्त है। केंद्रीकरण क्या होता है, इतनी बार बात कर चुके हैं हम मैनेजमेंट की वीडियोज़ में, तो ठीक है। तो केंद्रीकरण उपयुक्त है छोटे उपक्रमों के लिए। केंद्रीकरण होता क्या है? जब डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किसी एक के हाथ में होती है, सेंटर में होती है, यही सारे डिसीज़न लेगा, चाहे वो मैनेजरियल डिसीज़न हो, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीज़न हो, चाहे वो मार्केटिंग डिसीज़न हो, फाइनेंस डिसीज़न हो, एग्जेट्रा, सारे यही लेगा। तो ये बेसिकली छोटे उपक्रमों के लिए सही होती है, बड़े उपक्रमों में ये डिस्टर्बिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए अधिक उपयुक्त है। निम्न स्तरीय प्रबंधकों के लिए केंद्रीकरण उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि वो अगर अपने राइट्स को बांट देंगे तो कंट्रोलिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, और उनका काम बेसिकली कंट्रोलिंग होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट का, तो इसलिए उनके लिए सेंट्रलाइजेशन ही बेटर रहता है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में केंद्रीकरण की तुलना में विकेंद्रीकरण अधिक उपयुक्त है। राइट। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मल्टीटास्किंग हो गई है, या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो वहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन ही हेल्पफुल ज़्यादा रहता है।
नेक्स्ट, संदेश वाहन में न्यूनतम पक्षकार होने चाहिए। मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेशन 2, ठीक है, एक रिसीवर, एक सेंडर, एक भेजने वाला, एक प्राप्त करने वाला, कम से कम इतने तो होने ही चाहिए, तभी तो कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट 63, संदेश वाहन प्रक्रिया के चरण होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस है 6 स्टेप्स। क्या? सबसे पहले एक सेंडर होता है, ठीक है, उसके पास माइंड में कुछ आइडिया होता है, इस सेंडर के पास माइंड में कुछ आइडिया है जो वो एनकोडिंग करेगा, मतलब उनको वर्ड्स में कन्वर्ट करेगा, लैंग्वेज जिस लैंग्वेज में बोलना है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद वो उसको मैसेज रेडी करेगा। मैसेज रेडी करने के बाद एक मीडियम सेलेक्ट करेगा, ठीक है, आंसर इज 7। मीडियम सेलेक्ट करने के बाद वो भेजेगा, उसको डिकोड किया जाएगा, मतलब समझा जाएगा, और वहाँ से वो रिसीवर के पास पहुँच जाएगा, रिसीवर के माइंड में पहुँच जाएगा, और रिसीवर फिर उसे फीडबैक देगा। ठीक है, दिस इज़ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर के माइंड में कुछ आइडिया है, कुछ बात है, उसे वो एनकोडिंग करता है, मैसेज में कन्वर्ट करता है, फिर एक मीडियम का सिलेक्शन करता है, रिटन देना है, ओरल देना है, किस तरीके से उसके पास भेजना है। रिसीवर के पास पहुंचने से पहले वो डिकोड होगा और रिसीवर के माइंड में पहुंचेगा और फिर वो उसे फीडबैक देगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कुशल संदेश वाहन के तत्व हैं। एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लियर भी होना चाहिए, ब्रीफ भी होना चाहिए, और कंप्लीट भी होना चाहिए। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अच्छा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इंग्लिश में ये स्पीड है, ठीक है, और हिंदी में ये गति, ना कि जाति। तो इसमें गति, ठीक है, गोपनीयता भी होनी चाहिए और सुविधा भी होनी चाहिए, कन्वीनियंस भी होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव। अंगूर लता एक समस्तरीय संचार, अंगूर लता मतलब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन बेसिकली हम कहते हैं इसे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, अंगूर लता एक समस्तरीय संचार माध्यम है जो एक ही स्तर पर कार्य करने वाले उन व्यक्तियों से संबंध रखता है जो अनौपचारिक प्रणाली को अपनाए हुए हैं। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ कीथ डेविस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक पत्रिकाएं उदाहरण हैं। व्यापारिक पत्रिकाएं उदाहरण है, सबसे पहली बात तो ये व्यक्तिगत तो होगा ही नहीं, ठीक है, पर्सनल तो होता ही नहीं है। मौखिक नहीं होगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं तो अपने आप ही कट जाएगा। द आंसर विल बी सामूहिक लिखित संदेश वाहन। ठीक है, नेक्स्ट, औपचारिक तथा अनौपचारिक संदेश वाहन को किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है? फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स। किसी के बीच में अगर फॉर्मल रिलेशनशिप है, मतलब वो उसका सीनियर है, वो उसका जूनियर है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच में होता है इनफॉर्मल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लीडरशिप के क्वेश्चन आ गए। एज आई सेड बिफोर कि यहाँ पर मैंने ये देखा कि जो क्वेश्चन हैं वो टॉपिक वाइज डिवाइड किए हुए हैं, कि पहले इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन थे, फिर प्रिंसिपल के क्वेश्चन थे, एक्सेट्रा। तो अब लीडरशिप आ गई। ठीक है, लीडरशिप धनात्मक तथा ऋणात्मक नेतृत्व के स्वरूप डैश की श्रेणी में आते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव क्या चीज़ है नेतृत्व में? दैट इज़ मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन। पॉजिटिव मोटिवेशन में आ जाते हैं आपके रिवॉर्ड्स, और नेगेटिव मोटिवेशन में आ जाती है पनिशमेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेतृत्व व्यवहार का निरंतरता मॉडल, कंटिन्यूम ऑफ लीडर बिहेवियर मॉडल वॉज कब प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, दैट इज समथिंग ब्लर। ठीक है, तो इसका आंसर ये है 1956, सॉरी 1958। और किसने किया था? टेनेनबम एंड सचमिट। ठीक है, 1958 में किया था। इन दोनों ने ही इसको अपडेट भी किया था। कब किया था? 1973 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिकट की प्रबंध प्रणालियां हैं। लिकट ने कितने मैनेजमेंट सिस्टम दिए हैं?
द आंसर इज़ 4। ठीक है, अब ये लिकट जो है इनका पूरा नाम है लेनिस लिकट। ठीक है, कब दिया था इन्होंने ये 4 सिस्टम? 1960 में दिया, 1960s में दिया था। ठीक है, और बाद में इन्होंने ही वापस अपडेट भी किया था। अब ये 4 सिस्टम है कौन कौन से? ये 4 सिस्टम आपके हैं एक्सप्लॉयटेटिव, बेनेवोलेंट, BENE, ठीक है, कंसल्टेटिव, एंड पार्टिसिपेटिव। एक्सप्लॉयटेटिव में उन्होंने बोला कि जो मैनेजर है वो जो सबसे बॉस रहता है, ठीक है, और वही सारे काम जो उसको बोलेगा वो करना पड़ेगा। इसमें थोड़ा कम कंट्रोल रहता है। कंसल्टेटिव में लोग अपने जो नीचे के लोग हैं उनसे कंसल्टेंट किया जाता है, एंड पार्टिसिपेट में उनका भी पार्टिसिपेशन लिया जाता है। तो रेनिस लिकट ने दिए थे 4 मैनेजमेंट स्टाइल्स 1960s में, बाद में इन्होंने ही इसे अपडेट किया था। 4 स्टाइल कौन कौन से थे? एक्सप्लॉयटेटिव, बेनवोलेंट, कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अधिकांश व्यावसायिक उपक्रमों के असफल होने का प्रमुख कारण अकुशल नेतृत्व है। ये किसने कहा है? ये कहा है कुंटज एंड ओडोनेल ने। ठीक है, नेक्स्ट, लोकप्रियता का अर्थ नेतृत्व नहीं है। पॉपुलैरिटी का मतलब लीडरशिप नहीं है। दैट इज़ राइट। ठीक, कौन से नेता अत्यधिक निरंकुश तथा उत्पादन केंद्रित होते हैं? हमने ना ये चारों जो थे ये चारों अभी पढ़े हैं। सबसे ज़्यादा निरंकुश मतलब ऑटोक्रेटिक सबसे ज़्यादा कौन से होंगे? एक्सप्लॉयटेटिव वाले। ऑटोक्रेटिक का मतलब है अपनी मर्जी चलाने वाले, तो ये एक्सप्लॉयटेटिव वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा ब्लर है हिंदी में, इंग्लिश में हल्का हल्का दिख रहा है। एक्स एंड वाई थ्योरी, एक्स एंड वाई थ्योरी किसने दी थी? किसकी है ये थ्योरी? मोटिवेशन की। मोटिवेशन की एक्स एंड वाई थ्योरी हमने कल वाली रिवीजन क्लास में ही डिस्कस किया था। ठीक है, ये दिया था मैकग्रेगर ने। ठीक है, एक्स और वाई थ्योरी था क्या? एक्स थ्योरी में उन्होंने बोला कि भाई जो वर्कर है वो लेज़ी है और उन पर प्रेशर डालना पड़ता है काम करने के लिए। वाई थ्योरी भी इन्होंने दी थी, लेकिन बाद में दी थी। इन्होंने बोला कि जो लोग हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड रहते हैं काम करने के लिए, बस उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दो तो। ठीक है, नेक्स्ट, मोटिवेशन इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विलियम जी आउची इज़ द रेजिडेंट ऑफ। विलियम जी आउची कहाँ के निवासी थे? जापान के। विलियम जी आउची ने दिया क्या था? जेड थ्योरी। और जेड थ्योरी जो है वो जापानीज़ मैनेजमेंट स्टाइल है, कल ही पढ़ा था। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि इससे भी तुक्का लगा सकते हो कि आउची जो है वो जापान के थे। नेक्स्ट, एग्जाम्पल ऑफ मॉनेटरी मोटिवेशन, मौद्रिक रूप से जो अभिप्रेरणा दी जा रही है उसका उदाहरण क्या है? बोनस, ठीक है, लाभ में भागिता और पेंशन, तीनों ही हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, तीनों ही मनी रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट, द हिरार्कियल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, आवश्यकता की प्राथमिकता का विचार, कितने स्तर हैं? 5 स्तर हैं। किसने दिया था? मैस्लो ने दिया था। ठीक है, इन्होंने 5 नीड्स बताई थी। कौन कौन सी? फिजिकल नीड्स, सिक्योरिटी नीड, सोसाइटी नीड, एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। ठीक है, इस तरह से पिरामिड बनाया था, कल की वीडियो में बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, कैरेट एंड स्टिक थ्योरी, वो होता है ना कि भाई एक घोड़ा है जिसको आगे से ऐसे स्टिक दिखाते चलो और वो है ना मोटिवेट होता रहेगा काम करने के लिए। तो ये कैसी थ्योरी है? ये एक ट्रेडिशनल थ्योरी है, मॉडर्न थ्योरी नहीं है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, विलियम आउची ने कौन सी विचारधारा दी थी? अभी अभी बात करी थी, जेड थ्योरी। ठीक, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ मॉडर्न थ्योरीज, नीड हिरार्कियल थ्योरी एंड अभिप्रेरण अनुष्ठा की हाइजीन थ्योरी। मॉडर्न कौन सी है? ये वाली है। ठीक है, ए और बी में मत लगा रहना, क्योंकि जो हिरार्कियल मॉडल है वो ट्रेडिशनल में आता है, मॉडर्न में नहीं आता। ठीक है,
नेक्स्ट, परिवर्तन संगठन में अनिवार्य है, यह कथन किसका है? अच्छा, आई टोल्ड यू यस्टरडे कि 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मेरे लिए डाउट में रहे हैं। 3 क्वेश्चन कल हो चुके वो, ठीक है। 2 क्वेश्चन कल वाले क्वेश्चन में आ गए थे, मतलब प्रीवियस वीडियो जो हम कर रहे थे उसमें आ गए थे। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तो दिस इज़ वन ऑफ देम। आई कुडेंट फाइंड दिस कि ये किसका स्टेटमेंट है। आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। परिवर्तन की गति होती है, कैसी होती है? परिवर्तन की गति तेज़ होती है। चेंज इज़ वेरी फास्ट, ठीक है, चेंज होता रहता है। परिवर्तन क्या है? परिवर्तन आवश्यक है हमारे लिए, समय की बर्बादी नहीं है, साधनों की बर्बादी भी नहीं है, ज़रूरी है परिवर्तन करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, परिवर्तन का प्रतिरोध कम किया जा सकता है, मतलब परिवर्तन से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कम कर सकते हैं, राइट, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने का उपाय क्या क्या है? ट्रेनिंग देकर चेंज कर सकते हैं, वो जो प्रॉब्लम आ रही है ट्रेनिंग कर लो उसकी, एक अच्छा लीडरशिप हो जाए, सामूहिक रूप से हम लोग कुछ किसी बात पर आ जाएं, ठीक है। सौदेबाजी का मतलब यहाँ पे नेगोशिएशन है, सौदेबाजी वो नहीं है, ठीक है। द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। बहुत इजी पेपर है, आप आराम से कर लोगे। ये स्लाइड वापस रिपीट हो गई है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट, परिवर्तन के विरोध का व्यक्तिगत कारण है, आर्थिक मनोवैज्ञानिक दोनों हो सकते हैं, ठीक है, कि भाई फाइनेंशियल रूप से भी कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और साइकोलॉजिकल भी आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, नियंत्रण किया जाता है, नियंत्रण बेसिकली काम होता है निम्न स्तरीय प्रबंधकों का, ठीक है। नेक्स्ट, नियंत्रण प्रक्रिया के तत्व हैं, कंट्रोल प्रोसेस हैज़ कहीं पर आपको 4 स्टेप मिलेंगे, कहीं पर आपको 6 स्टेप मिलेंगे, ठीक है, और कहीं पर 5 स्टेप भी मिलेंगे, ठीक है। तो जो प्रोसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं उनमें मोस्ट प्रोबेबली वाले पे जाना होता है, तो यहाँ पर हम लोग 6 पे जाएंगे। क्यों? अभी है क्या क्या, सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डिसाइड करना है कि भाई कैसा काम होना चाहिए, उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है उसको मेज़र करेंगे, उसके बाद कंपेयर करेंगे कि एक्चुअल और उसमें क्या कमी रही, ठीक है। उसके बाद डेविएशंस कैलकुलेट करेंगे कि क्या क्या, डेविएशंस का मतलब होता है चेंज, कितना चेंज रहा हमारी प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद हम एक्शंस लेंगे एंड देन फीडबैक कि एक्शन लेने के बाद क्या हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, these are the 6 steps of controlling, so the answer will be 6. नेक्स्ट, नियंत्रण डैश देखने वाली प्रक्रिया है, नियंत्रण पीछे देखने वाली प्रक्रिया है, और प्लानिंग जो है, प्लानिंग इज लुकिंग फॉरवर्ड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैकवर्ड, ठीक है। 12th क्लास में ये स्टेटमेंट आया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बजट प्रबंध का क्या है? बजट प्रबंध का एक कार्य है, हिस्सा नहीं है। बजट का जो है वो प्रबंध का वित्तीय विवरण नहीं है, ठीक है, इसमें प्रबंध का पूछा गया है, तो प्रबंध का वो एक कार्य है, ठीक है। नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण है, अभी बात करी थी, स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करना, ठीक है। नेक्स्ट, विचलन होते हैं, विचलन 3 तरह के होते हैं, पॉजिटिव, ज़ीरो एंड नेगेटिव, ठीक है। चलो आगे, बजट एक निश्चित अवधि के लिए तैयार किया जाने वाला स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, परंपरागत नियंत्रण तकनीकें कौन कौन सी हैं? परंपरागत मतलब जो पुराने टाइम में यूज़ की जाती थी, तो BEP पॉइंट, ठीक है, ये भी है, बजटरी नियंत्रण भी है, सांख्यिकी आंकड़े भी हैं, तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव, सारे परंपरागत हैं। नेक्स्ट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता किससे रिलेटेड है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता रोकड़ से, बजट से रिलेटेड है, ठीक है। CPM क्या है? CPM हमने कल डिस्कस किया था। CPM बेसिकली है क्या? एक इवेल्युएशन टेक्निक है, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, संक्रमण संकट मार्ग प्रणाली, इंग्लिश में ज़्यादा ईजी है, कोई नहीं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इसमें हमें BEP निकालना है। BEP का फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशियो, ठीक है। तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट दी हुई है 10,000, PV रेशियो दिया हुआ है 20%, तो ये परसेंट यहाँ जाकर इनटू में 100 हो जाता है, इसको अगर हम करेंगे तो दिस विल बी 50,000,
ठीक है, द आंसर विल बी 50,000। लास्ट क्वेश्चन, सम विच्छेद बिंदु होता क्या है, बीईपी पॉइंट होता क्या है, जहाँ पर ना लाभ होता है ना हानि होती है। सो वी कंप्लीटेड द 100 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे आपको। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये सिर्फ पेपर सॉल्व किया था, ठीक है, और ये पेपर 2021 का ही है जो आया है। कब हुआ था ये पेपर? 28 जून को 2021, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको ये आइडिया दे सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने स्टेटमेंट्स जो हैं वो देख लेनी है, इम्पॉर्टेंट सब चीज़ों के स्टेप्स देख लेने हैं, ठीक है। और सबका एक क्रक्स जो आपको पता होना चाहिए कि भाई इस थ्योरी में है क्या एग्जेक्ट्रा, ठीक है। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम, बाय बाय, टेक केयर।